नमस्कार, मैं हूं मुकेश जोशी और आप देख रहे हैं मेरे साथ विचार क्रांति। विचार क्रांति के मंच पर आज हमारे साथ हमारे एक विशेष कार्यक्रम सच के आईने में हमारे साथ होंगे नगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय श्रीमान वाजिब अली साहब। आइए सबसे पहले वाजिब अली साहब का हम हमारे मंच पर स्वागत करते हैं। विचार क्रांति के मंच पर आदरणीय विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। और आपने मुझे विचार क्रांति के माध्यम से जनता से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया और जनता या ये जो सवाल जनता के मन में एक जनप्रतिनिधि के लिए होते हैं उनको हम तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। मैं आप सबसे एक अपील करूं, हमारा जो आज का विचार मंथन है वो नगर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं और विकास के संदर्भ में होगा। आप यदि किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में यदि उठता है तो आप हमें हमारे पेज पर कमेंट कर सकते हैं, हम उसे शामिल करेंगे। और साथ ही विचार क्रांति हमारा जो फेसबुक पेज है आप इसको फॉलो करें। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हुए कार्यक्रम की, आदरणीय वाजिब साहब, मैं सबसे पहला सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आए हुए लगभग 1.5 साल हो गए हैं। 1.5 साल में उन्होंने अपना वर्क करना प्रारंभ कर दिया है। आप कैसे देखते हैं उनके इस वर्क करने की प्रक्रिया को, किस तरह से देखते हैं? हाँ, निश्चित तौर पे करीब 14-15 महीने इस सरकार को हो गए हैं जी। और मेरा ये नजरिया है कि ये सरकार अभी पूर्ण रूप से या स्थिर रूप से या अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के तहत अभी कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई। और उसके लिए मुझे कारण ये लगता है जी। कि जो उनका कैबिनेट है जी। या जो उनके जो सरकार के चलाने के लोग हैं उनके अनुभव की भी कमी है। उसके बाद गुटबाजी भी बहुत है। बड़े बड़े जो इनकी पार्टी के नेता थे वो नदारद है, तो कहीं ना कहीं जो है ये आपस में एक समन्वय बनाने की कोशिश में कर रहे हैं। और इन 1.5 सालों के अंदर जो पिछली कार्यकाल की जो योजनाएं थी बहुत अच्छी जो है, इनका उनको रोकना, इनको बदलाव कैसे किया जाए, इनमें छेड़खानी करना, तो लगभग 1.5 साल एक ऐसे ही निकल चुका है। राजस्थान के अंदर पिछले 1.5 साल के अंदर ऐसी एक भी कोई प्रभावी योजना चालू नहीं हुई है जिसे जनता को यह लगे कि साहब हमारे लिए सरकार ने कुछ किया। इसके विपरीत बहुत सारी जो पहले अच्छी योजनाएं थी, इफेक्टिव योजनाएं थी उनको जो है छेड़ने का या बंद करने का उन्होंने काम किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता है, जितना मैं लोगों से मिलता हूं, फीडबैक लेता हूं, कि सरकार तो बन गई लेकिन उसके बाद जिस उम्मीद से लोगों ने बनाया था या जो लोगों को बेहतर करने की उम्मीद थी वो बेहतर कुछ नहीं हो पा रहा। जो पहले बेहतर चल रहा था ये उसको संभाल भी नहीं पा रहे। ये ऐसा मेरा ख्याल है जी। सर, यदि हम अपने विधानसभा क्षेत्र नगर की बात करें तो एक प्रश्न हमारे पास हितेश शर्मा जी का आया कमेंट के माध्यम से। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी साइबर अपराध और गो तस्करी को रोकने में सफल साबित हो रही है। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे सर कि आपके कार्यकाल में साइबर क्राइम और गो तस्करी आप रोकने में अपने आप को विफल पाते हैं या सफल पाते हैं? आप कहां देखते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये 2 बड़े मुद्दे हैं और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस क्षेत्र से जुड़े हुए। समस्याएं भी है, सही बात है, इन दोनों को मैं बहुत विशेष से एड्रेस करूंगा। पहली बात करते हैं साइबर अपराध की। साइबर अपराध एक टेक्नोलॉजी का ड्रॉबैक है। जिस तरीके से आधुनिकीकरण इस देश और दुनिया में हो रहा है उसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी आती है तो उसका कहीं ना कहीं लोग उसको दुरुपयोग भी करते हैं। और साइबर अपराध ये समस्या इस क्षेत्र की ही नहीं, ये पूरे राजस्थान की है। हाँ, ये सही बात है, इस क्षेत्र में चीज बढ़ी, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। इस क्षेत्र को आज तक किसी न सरकारों ने न किसी और योजनाओं ने कभी एड्रेस करने की कोशिश ही नहीं करी। तो जहां ज्यादा बेरोजगार होंगे तो निश्चित तौर पे लोग जो है गलत रास्तों में चले जाते हैं, ये स्वाभाविक चीज है। और मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि साइबर अपराध किसी वर्ग विशेष से जुड़ा हुआ चीज नहीं है। सभी जाति, धर्म, वर्ग के लोग जो है इसमें शामिल है, अलग अलग स्टेजेस पे। और पिछले कार्यकाल में इस पे सरकारों ने काम किए।
आप देखते होंगे कि पहले बहुत सारी अन्य राज्यों की पुलिस आती थी और अपराधियों को पकड़ के ले जाती थी, तो जो कंप्लेंट्स आती है उन पे एक्शन सब पे होता था। अभी विधानसभा में कोई प्रश्न लगा था, मेरे पास उसके आंकड़े हैं, जो गृह मंत्रालय ने जवाब दिया राजस्थान असेंबली में पिछले 4-5 दिनों में। उसमें एक जवाब यह भी था कि 2023 और 2022 में लगभग 1 लाख IMI, 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख सिम कार्ड और 1 लाख मोबाइल फोन को सरकार ने जो साइबर अपराध की जो हमारी शाखा है राजस्थान में, उसने ब्लॉक किया, उनको बंद किया, नष्ट किया। 2022 में भी, 2023 में भी 1 लाख की संख्या थी। इस सरकार में वो संख्या सिर्फ जो है 16,000 या 50,000 चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पुलिस सरकार ने काम नहीं किया, काम हुए भी। और इस सरकार ने क्या है कि काम के नाम पे एक दिखावा करने की ज्यादा कोशिश की है। मैं आपको बता दूं वो कैसे। जितने भी ये प्रकरण दर्ज हो रहे हैं साइबर अपराध के, इनको पुलिस दर्ज कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसमें विक्टिम कौन है, ठगी किसके साथ हुई, किसके साथ नहीं हुई। अब साजिश करते हुए पकड़े गए, राइट? तो पुलिस क्या कर रही है, गांव में जाती है, मिलेगा कि अपराधी नहीं है, लोग अपराधी भी शामिल है इसमें, कार्रवाई जो है वो अच्छी है, लेकिन एक बहुत बड़ा खेल एक विभाग का एक और चल रहा है। और उसमें क्या है कि अलग अलग गांवों से लोगों को पकड़ते हैं, ये रोड पे ठगी प्लानिंग करते हुए पकड़े गए, इनके पास में एक फोन मिला, 4 मिला, 4। ये सारे मुकदमे पुलिस कर रही है। तो इस मतलब रियल विक्टिम कौन है, ठगी किसके साथ हुई, कितनी कंप्लेंट ठगी की दर्ज हुई, हमारे नगर विधानसभाओं में कितने लोगों के साथ में ठगी हुई है, या कितनी कंप्लेंट्स, कितनी FIR दर्ज हुई है, और कितने पैसे की रिकवरी हुई है, ये आप डाटा आप देखोगे तो नंबर कुछ भी नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं पुलिस या कुछ ऐसे अभियान चल रहे हैं कि ज्यादातर जो है एक वर्ग विशेष को लेबल करने के लिए अक्सर गांव से जाते हैं, 10 लोग को पुलिस उठाती है, 5 से पैसे लेकर उनको छोड़ देती है, और 5 कहते हैं कि 5 अलग अलग गांव के आदमी जिनका पहले कभी कोई संपर्क नहीं था, एक साथ ही काम की प्लानिंग बनाते हुए पकड़े, और फिर ये चीजें मिली। मैं आपको बता देता हूँ, अब आप डाटा चेक करोगे, किसी चलान पेश नहीं हो रहे, किसी एविडेंसेस नहीं मिल पा रहे, तो कहीं ना कहीं समस्या है, वो भी हो रही है। अभी भी इस पे लिपापोती ही हो रही है, अभी भी इस पे लिपापोती हो रही है। अक्सर बहुत से आंकड़े चलते हैं, सब पहले 18% था, 20% था देश, NCRB के आंकड़े हैं। मैं जो भी श्रोता सुन रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, किसी के पास वो आंकड़े हो, आधिकारिक आंकड़े, तो फिर मुझे जरूर भेजें। ये बातें हवाई बातें हैं, और ये हवाई एक नैरेटिव बनाया जाता है, समस्या है, इसको एड्रेस करना पड़ेगा। और समझ का सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी और कम जागरूकता, उसके लिए एड्रेसेस होने चाहिए, अलग बात है। पर जिस तरीके से पुलिस जो है 99% एक वर्ग को टारगेट करके और एक लेबल लगा रही है, तो यहाँ तो भाई मैं MLA था, भाई यहाँ से बाहर मैं थोड़ी हूँ। आज कोटा में, जयपुर में, उदयपुर में रोज आपके सामने खबरें आ रही है कि बड़ी बड़ी ठगी हो रही है, कॉल सेंटर खुले हुए, तो वो आज भी साइबर क्राइम संपूर्ण देखा जाए तो इसके लिए खाली सरकार के साथ साथ टेलीकॉम कंपनीज जो है उनको भी कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे कि सिम कार्ड्स यूज होते हैं, इसमें सिम कार्ड किसकी आईडी को इशू हुआ, एक आईडी ज्यादा कैसे सिम कार्ड इशू हो रहे हैं, कोई और टेक्निक भी होनी चाहिए। तो खाली ये एक समस्या है, क्षेत्र की बड़ी समस्या नहीं है, दूसरा बहुत है। दूसरा गौ तस्करी की आपने बात करी, गौ तस्करी में पहले मैंने कई बार बताया, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारी हरियाणा बॉर्डर पे राजस्थान से क्रॉस करते एक बहुत बड़ा जो है वो बूचड़खाना है, हरियाणा की बीजेपी सरकार उसको चलवाती है, और ये सारे जो ट्रक भर के आते हैं पूरे राजस्थान से, ये वहां जाते हैं। मैं पहले भी इसको रिकॉर्ड कह चुका हूं एक बार। तो ये जो बड़े बड़े ट्रक्स भर के आ रहे हैं, ये यहां से नहीं भर रहे, हमारे मेवात के अंदर इनको नहीं भरा जाता, कोई सिकंदरा दौसा कहां से भर भर के ट्रकों में गाड़ी आती है, वो गाड़ी सारी हरियाणा जाती है। आप मुझे बताएं किसी अधिकारी से कि कितने लोग यहाँ के लिप्त हैं इसमें, तो यहाँ की समस्या होती। हाँ, मैं तो धन्यवाद, यहाँ की पुलिस मुस्तैद है, यहाँ पकड़े जाते हैं लोग, एटलीस्ट पूरे राजस्थान में घूम के आ जाते हैं, हजारों चौकियां पड़ती है, यहाँ पकड़े जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। और ये पहले भी कार्रवाई होती आई है। अब सिगरेट थाने के सामने जाओगे 50 गाड़ियां चढ़ रही है, ये कब पकड़ी गई, ऐसा नहीं है, कार्रवाई पहले भी होती आई है। लेकिन ये जो है ये इशू जो है, ये एक बहुत बड़ा इशू। इसके लिए कारण क्या है, मैंने बताया, हरियाणा के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट उस बूचड़खाने को चलवाती है,
और जो रातों के अंदर 100 गाड़ियां वहां पूरे राजस्थान से इकट्ठे होकर वहां जाए और बॉर्डर के पास लगाया गया। तो ये इसकी बड़ी पिक्चर भी है और कार्रवाई होती है, कार्रवाई पहले भी होती थी, आज भी हो रही है और यहाँ लोकल इसका किसी के प्रकार कोई वो नहीं है। और मैं और बात बता दूं, अभी 1 साल पहले पालकर के बजरंग दल के कार्यकर्ता तो पकड़े गए। ये कोई जाति भी कोई जाति विशेष से जुड़ी हुई बात चीज नहीं है, ये एक धंधे से जुड़ी हुई चीज है। ये लोग जो है जो तस्करी करते हैं ये तस्कर है, इन्हें ना जाति से लेना देना है, ना धर्म से लेना है, ना आस्था से लेना है और हम इससे सख्त खिलाफ है। मैं तो हमेशा कहता हूं ये हराम है इस्लाम में मुसलमानों के लिए खाना जो किसी और धर्म की आस्था पर नुकसान है। हमारे मौलाना हमारे उलेमा हमारे व्यक्ति तो हराम करार देते, फिर भी कुछ लोग जो है अपने धंधे के चोर है, डकैत है, काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, पहले भी पे कार्रवाई हुई, आज भी हो रही है, हम स्वागत करते हैं पर हम इन सब चीजों का खंडन करते हैं, कभी इन चीजों में हमारा समर्थन। सर, वर्तमान में जो सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसके वर्किंग स्टाइल से आप कितना सहमत है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए वर्किंग स्टाइल वर्तमान में जो है थाने और तहसीलों में अब आप उसके बाहर जो है लोग दलाल बैठे हैं और निश्चित तौर पे वो सब अपने आप को सरकार का रिश्तेदार, वो गृह मंत्रालय का रिश्तेदार अपने आप को बताते हैं। और मैं पहले एक बार मैंने नाम भी लिए थे, चलो नाम लेने से फायदा नहीं है, आप लोग खुद जाके भी आप देखें तो, और वो थाने के बाहर बैठे तहसील के बाहर बैठे मिलेंगे आपको, कोई काम आपका है आप बताइए। और इसके अलावा जो है नगर विधानसभा के अंदर कोई नए नवाचार नहीं, आम जनता को राहत पहुंचाने वाली कोई नई चीज चालू नहीं हुई। तो पहले की जो चीजें हमने पिछले 5 साल में जो करी थी, या तो उन्हें रोक दिया गया है या उन्हें धीरे कर दिया गया है या जो है उन पे अपना लेबल लगा दिया गया है। तो नई नगर की विधानसभा की जनता को जिन्होंने यहाँ के जनप्रतिनिधि को चुना, राजस्थान की विधानसभा में भेजा, मैं धन्यवाद देता हूँ कि भाई उन्हें मंत्रालय भी मिला और अपने आप को सीएम का बिल्कुल करीबी बताते हैं, लेकिन उसका फायदा इस जनता को नहीं मिल पा रहा। उनका फायदा उनको तो खूब मिल पा रहा है, उनके सारे रिश्तेदार, उनके जो और जो है परिवार के लोग जो है उनका बेहतरीन अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया, लेकिन आम जनता को लाभ नहीं मिल। सर, 3 बड़ी समस्याएं, बिजली, पानी और सड़क। बिजली, आपके कार्यकाल में भी बिजली के लिए तमाम 33 के GSS लगाए गए और वर्तमान सरकार में भी अभी बजट में 33 के GSS के लिए सैंक्शन हुए, लेकिन उस सब के बावजूद भी किसानों के लिए सही समय पर कनेक्शन नहीं मिल पाता। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज की गाँव में जो बिजली की आपूर्ति है वो एक प्रॉपर वे में नहीं हो पाती, जिससे कि किसानों को समय पर पानी देने में समस्या आती है और साथ ही बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत आती है। बिजली की समस्या, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिजली जो है हमारे पूरे नगर विधानसभा में सिर्फ 132 केवी का बिजली घर था, बड़ा बिजली घर नगर के, उसी पे लोड था सारी विधानसभा को चला। और निश्चित तौर पर पता नहीं कब बना, मुझे याद भी नहीं, कह दूं अब करीब 20-40-50 साल पहले बना। उसके बाद जो है लगभग 20-30 साल से इस क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ, ऑनेस्टली जो बात देखी जाए। हाँ, बीच में हमसे पिछले कार्यकाल में 1-2 GSS तो खुले, तो छोटे GSS है 33 के लिए। जब ज्यादा बिजली आएगी ही नहीं तो आप बांटोगे क्या, है? तो आपको मेन जो बड़ी सप्लाई है वो बड़ी करनी पड़ेगी, तभी तो आप ज्यादा दे पाओगे नीचे। तो हम जब MLA बने, हमने सबसे पहले बजट के अंदर अपनी विधानसभा के लिए एक और 132 केवी का बिजली घर सेक्शन जो सीकरी में बना। उसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट ने, पिछली सरकार में ये पढ़ लिया कि हम किसानों को 2 ब्लॉक में बिजली देना चाहते हैं, दिन में, रात में बिजली ना दी जाए क्योंकि सर्दियों के अंदर बहुत मुश्किल होती है किसानों को। उसी एवज में आगे बढ़ाते हुए हमने जो सीकरी का जो वो था बिजली घर, उसको 220 केवी का बिजली घर सेक्शन करवाया, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सीकरी में दी। वो बिजली घर की कैपेसिटी अलवर और भरतपुर जिले के बराबर है और हम दोनों के बीच में है। पहले जब हम बीच में थे तो सप्लाई जब बड़े यूनिट्स वहां पर है तो सबसे आखिर छोर के आदमी को सबसे कम मिलती है। अब जब उतना बड़ा बिजली घर यहाँ बन रहा है तो निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उसी के चलते हुए कुछ 33 केवी के जो बिजली घर थे वो भी हमने सेक्शन करवाए, जिनमें से कुछ तो रेडी होकर चालू हो चुके हैं, कुछ अभी सरकार में पेंडिंग चल रहे हैं। तो मूलभूत समस्या जब तक हम लोग मूल ढांचा हम लोग मजबूत नहीं करेंगे जब तक आगे और नहीं बनते। अभी जो है मंत्री जी ने घोषणा करवाई है जैसे उसकी, हम तो स्वागत करते हैं, लेकिन अगर ये बड़ा बिजली घर नहीं होता तो ये घोषणा हो ही नहीं पाती। जब देने के लिए आप सामान ही नहीं होगा तो बांटोगे क्या, राइट? जब बड़ा पाइप होगा कोई तो 6 पाइप डालोगे, जब एक ही पाइप 6 इंची का है तो 3 पाइप डालोगे, राइट? तो हम लोगों ने जो मेन जो उसका सोर्स है उसको बढ़ाने का काम किया है। अब सरकार में काम धीरा चल रहा है अभी भी,
132 केवी का बिजली का सीखने में चालू किया, उसकी कैपेसिटी 60 केवी रही, मतलब अभी समान मशीनें नहीं लगा पाए। अब लाइनें चल रही है, काम होगा, स्लो चल रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार का जो काम है ये पूरा होने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि किसानों को 2 ब्लॉक में दिन में बिजली मिलेगी और शहरों की जो बिजली कटौती समस्या है उसको भी हमें आसानी होगी। हमारे व्यापारिक वर्ग को फायदा होगा, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाते हैं, जो कारखाने लगाते हैं, उनको भी अच्छी बिजली मिलेगी। सर, पानी की समस्या, चंबल परियोजना जब से आई है कुछ लोगों को पानी उपलब्ध हो पाया है, लेकिन दूर दराज के गांवों में अभी भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाया। इवन नगर कस्बे की बात करें तो सभी लोगों तक पानी की उपलब्धता नहीं। सर, क्या कहना चाहेंगे सर? पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और प्रॉब्लम यह है कि हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो पीने योग्य नहीं है और बारिशें भी यहाँ बहुत अच्छी नहीं होती है, नदियों से भी यहाँ पानी नहीं है। तो पानी कहाँ से है, पानी का सोर्स क्या है? चंबल परियोजना कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर लगभग 80-90% पूरी हो चुकी है और निश्चित तौर पे मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उसकी इंप्लीमेंटेशन में ठेकेदारों ने अनियमितताएं बरती। सही बात, उसमें गांव वालों की बड़ी परेशानी रही, क्योंकि जब आप गांव में आप कनेक्शन लेने जाते हो, कनेक्शन तो लग गए, जिधर से पेपर की लाइनें घुसी सब लोगों ने जो है अपने अपने घरों में कुंडे बना के अपने कनेक्शन, तो बड़ी मुश्किल थी इस बात। तो सही बात है, ये स्वीकारी जाएगी बात कि भाई पानी की आपूर्ति में प्रॉब्लम्स रही, लेकिन गांवों तक लाइनें पहुंची। मैं नगर की बात करूं, लगभग 25 किलोमीटर की लाइन पिछले 5 साल में नगर में बिछी, गलियों वार्डों में पानी पहली बार लाइनें डली पिछले कार्यकाल में। और अभी भी लगभग 5-6 करोड़ की लाइनें जो हमने पिछले कार्यकाल के अंदर सैंक्शन हो गई, टेंडर हो गया था, उसके वर्क ऑर्डर जारी हुए अभी 2-4-6 महीने पहले, सीखने के लिए भी और नगर के लिए भी, पर उसका भी काम अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। एक बड़ी समस्या है, लेकिन पिछले 5 साल में जो प्रयास हुए अब से पहले नहीं हुए और इन 1.5 सालों में उसके लिए इतना सा भी प्रयास नहीं हुआ है। किसानों के लिए पानी, सिंचाई के पानी की जो समस्या है सर, कि क्षेत्र के किसानों को जो सीमांत कृषक है या लघु कृषक है उनको पानी की उपलब्धता नहीं है, उनका देखिए, जब तक ये ERCP की योजना लागू ना हो जब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते पानी। उसके लिए मैं बता दूं, वसुंधरा गवर्नमेंट में बीजेपी कार्यकाल में मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये सोच थी कि उन्होंने ERCP के प्रोजेक्ट को DPR बनवाई, प्रोजेक्ट डेवलप किया, लगभग 37-38 हजार करोड़ की योजना बनाई, केंद्र से मदद मांगी, केंद्र मदद नहीं, और वो वक्त ऐसे निकल गया। 5 साल जब हमारे आए, पिछली गवर्नमेंट के कांग्रेस सरकार भी मांग करती रही कि इसको नेशनल परियोजना घोषित किया जाए। 2019 के चुनावों में प्रधानमंत्री जी 2 बार राजस्थान में गए कि हम इसमें सकारात्मक रूप दिखाएंगे, लेकिन उसको नेशनल परियोजना घोषित नहीं किया गया। ब्लेम गेम चलता रहा, सब ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। राजस्थान सरकार ने अपने पैसे से इसको चालू करने का निर्णय लिया और लगभग 8 से 10 हजार करोड़ 2023 के बजट में इसे प्रावधान किया, काम चालू किया। इस समय 1-2 बांध बन भी चुके हैं उस प्रोजेक्ट। उसके बाद जो है वर्तमान सरकार आई, इन्होंने कोई MOU किया जिसको ये छुपा के बैठे, दिखाना ही नहीं चाहा। और मजे की बात तो ये है जोशी जी, जब अभी कुछ दिन पहले जब इस पे किसी ने RTI लगाई तो सरकार कहती है कि सुरक्षा कारणों की वजह से समझौता दिखाई नहीं जाता। पानी के समझौते में क्या सुरक्षा कारण हो सकते हैं? तो आप समझ सकते हो कि ये लोग बरगलाने की बात कर रहे हैं। मैं अभी आपको इस विधानसभा के कार्यकाल का एक प्रश्न का जवाब अभी दिखाऊंगा। सुपन जी माननीय विधायक है रामगढ़ से, इन्होंने प्रश्न लगाया कि क्या रूपा रेल नदी को ERCP में जोड़ा गया है, क्या नहीं मिलेगा? उन्हें जवाब मिला है कि अभी जो है DPR बन रही है, DPR बन रही है, और जब DPR बन जाएगी तो इसमें हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे कि क्या जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया नहीं। ये विधानसभा में जवाब है सरकार का अभी 5-10 दिन पहले, जबकि रूपा रेल तो लाइफलाइन तक जाएगी। एग्जैक्टली, जब मोदी जी कुछ दिन पहले आके उसको मटके में पटके पानी डालने में चले गए, और स्थिति वर्तमान की ये है। विधानसभा में जवाब है सरकार का अभी तो DPR बन रही है, जब DPR सेक्शन हो जाएगी तो हम बता पाएंगे कि क्या जुड़ा क्या नहीं जुड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि ये सरकार जो है पानी पर राजनीति तो खूब कर रही है, वादे भी खूब कर रही है, लेकिन आज हाथल पे क्या काम है? जो DPR गवर्नमेंट में 10 साल पहले बन चुकी थी वो दोबारा बन रही है, तो हम लोग बैक टू जीरो हो चुके हैं। देखें क्या हो। सर, सड़कों की गुणवत्ता की यदि बात करें तो एक समय जब सड़कें बनती थी वो बड़ा लंबा चलती थी, लेकिन आज तो देखा जाता है, आप भी शासन में रहे हैं सर, कि सड़कें बनती हैं और 2-4-5 साल के बाद में सड़कें फिर टूट जाती, तो गुणवत्ता में बहुत बड़ी खामी आ रही है। इसको सुधारने के लिए आप इसे किस तरह से? मैं निश्चित तौर पर इस बात को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करूंगा कि हमारे जो क्षेत्र के जो ठेकेदार हैं 99% जो है ये लोग बिल्कुल गुणवत्तापूर्वक काम नहीं करते।
ये पूरे भरतपुर क्षेत्र का दुर्भाग्य है। कैसे रोका जा सकता है? इसको रोका जब जा सकता है जब निष्पक्ष रूप से अच्छे से कार्रवाई। हमने खुद ने शिकायत करी। ये जो नगर से नंदवाई रोड था, ये जो बन रहा था, बड़ी मुश्किल से कहा है। आप जानते हैं उससे पहले क्या हालत थी इसकी, नगर से नंदवाई रोड की। हमने खुद ने शिकायत करी, माननीय विधायक जोगेंद्र रवाला जी, उन्होंने भी शिकायत करी। लेकिन कहीं ना कहीं ये ठेकेदार जो है अधिकारियों से मिली भगत करके इन चीजों को बाईपास कर जाते हैं और जांच में कमियां जो है उनको ऐसी दूर करवा लेते हैं। और अभी भी यहाँ पे जो सड़कें बन रही है, मैं बिल्कुल मैं इसको स्वीकारता हूँ इस बात को कि उनमें उतनी गुणवत्ता नहीं है जितनी वो होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो विभाग के कर्मचारी हैं उनकी मिली भगत ही होती है, क्योंकि वही बिल पास करते हैं, वही होके देते हैं। तो इस पे तो जब तक जो है कि मजबूती से सरकार कठोर कदम नहीं उठाए, इन ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट नहीं करे ताकि नए ईमानदार लोग काम करने आए, तब तक बहुत मुश्किल है। हमारे कार्यकाल में हमने बड़ी कोशिश करी कि सड़कों से जुड़े, क्योंकि सड़क बड़ा महत्वपूर्ण साधन है जनता को आने जाने का। और दुर्घटनाएं भी बहुत होती है, सड़क में गड्ढे ज्यादा बिल्कुल सही होती है, आम जीवन क्षति होती है। बिल्कुल सही बात है। तो अब ये सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और नगर के अंदर भी मुझे याद है, शायद आप भी शायद उस घटना मौजूद थे, खेल में पानी भरा करता था। उस वक्त मुझे याद है जब एमएलए बनने के बावजूद भी जनता ने आंदोलन किया, और हमने हमेशा जनता के आंदोलन का कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, उनको स्वीकारा। जनता में समस्या है। और तो आज आप देखिए हेली रोड पे जो पानी भरता था 100 मीटर तक, वो बिल्कुल शानदार आज रोड बना हुआ है। इधर ये भी शानदार आज बना हुआ है। तो कस्बे में काम हुए, नाले बने, तक कुछ चीजें पूरी नहीं हो पाई, उसका हमें अफसोस है, लेकिन पॉजिटिव स्टार्ट तो हुई, चीजें बेहतर हुई है। तो रोड बने। रोड की हम बात करें तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, ये जो अभी जो बीन में है हमारा, इस पे पूरे एक्सप्रेस वे पे पहला इंटरचेंज हम लोगों ने सेक्शन करवाया। सीएम साहब से कह के बड़ी प्रयास किए उसके लिए राजस्थान सरकार ने। माननीय गडकरी जी को स्पेशल जो है उनसे अनुमति मांगी गई कि आप NHAI का ये रोड है, इस पर इंटरचेंज बने। इंटरचेंज स्वीकृत हुआ। उसके लिए जो है राज्य सरकार ने अपने पैसे से उसको स्वीकृत करना, जमीन चयनित हो गई, जमीन एक्वायर हो गई, प्री रजिस्ट्रेशन हो गया, गैजेट उसका हो चुका है। लेकिन अब जो है 1 साल से जो अधिकारी है वो पत्राचार ही नहीं करते, NHAI को जवाब भी नहीं दे रहे। अभी कुछ दिन पहले भास्कर की खबर थी, 1 साल से जो है SDM ने रिपोर्ट ही नहीं भेजी। तो ये लोग काम को बढ़ाना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं। कितना बेनिफिशियल रहेगा सर, किस तरह से अगर ये एक्सचेंज यहाँ बन जाएगा तो मैं ये मानता हूँ कि जो भिवाड़ी मानेसर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उससे बेहतर इंडस्ट्रियल एरिया हमारा डेवलप हो जाए, क्योंकि वहां पे हमने बेरोजगारों की जो समस्या है इसको निदान करने के लिए वहां पे लगभग 600 बीघा के अंदर रिको इंडस्ट्रियल एरिया स्वीकृत करवा। तो जब वहां हम लोग दिल्ली से जुड़ जाएंगे, जयपुर से, मुंबई से जुड़ जाएंगे, और वहां पे रिको इंडस्ट्रियल एरिया होगा तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे, यहाँ फैक्ट्रीज लगेंगी, यहाँ जो है नए नवाचार होंगे। और एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद में हमारे के किसान जो आज हम सब्जी उगाते हैं, बहुत सारे किसान ये अपनी सब्जी को बॉम्बे तक बेच पाएंगे। हमारे यहाँ बड़ी मात्रा में लोग जो है बकरा पालन भी करते हैं इस घाटी के ऊपर। वो लोग अपने उनको जो है जानवरों को दूध पर लेके जा पाएंगे। और जो सब्जी बहुत उगती है घाटी पर, देखा जाए तो प्याज की बहुत फसल होती है, बैंगन होते हैं, टमाटर भी होते हैं, तो किसान को लाभ मिलेगा। प्लस जब क्या कहते हैं कि फैक्ट्री यहाँ खुलेगी तो अनपढ़ लोगों को वह रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो इस क्षेत्र के जो बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, जिसपे ये आज सारे ये जो डिपेंडेंट है, ये जो क्राइम से डिपेंडेंट है बेरोजगारी पे, इनसे हमें समस्या का हमें लाभ मिले। तो ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसको जो है बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, किसी की इस पे ध्यान नहीं है। लेकिन सर यदि हम बात करें दूसरी समस्या पर, ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज लाइन की, यदि गांवों की भी बात करें तो वहां भी ड्रेनेज सिस्टम बेटर नहीं है। यदि नगर की भी बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम की समस्या है, नाले भी बने हैं, सीवरेज लाइन भी सेंसर भी, और वर्तमान उसका काम रुका हुआ है, लेकिन वो भी फलीभूत नहीं हो पाया। ये ड्रेनेज सिस्टम की और सीवरेज लाइन की बड़ी समस्या है, इसे किस तरह से देख रहे हैं सर, कब लोगों को निजात मिल पाएगी इस? देखिए ये सही बात है, समस्या सब गांवों की है जी। और अगर देखा जाए तो हम नगर कस्बे की बात करें, नगर हमारा बहुत बड़ा सबसे बड़ा विधानसभा हेडक्वार्टर है, और नगर की मैं कहूँ सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो है वो जल भराव। वो नगर में 5-6 जगह जो है मोहल्लों के बीच में भारी मात्रा में जल भरा हुआ है, और उससे जो है गंदगी होती है, मक्खी और मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां भी होती हैं। हम जब MLA बने, जनता से फीडबैक लिया तो ये एक प्रमुख समस्याओं में से एक था
हमने बड़े प्रयास किए इसके लिए। 2-3 चीजें हम कर पाए। एक FSTP का प्लांट हमने सेशन करवाया ताकि जो गंदा पानी निकासी जो होगा करता है उसका ट्रीटमेंट जो वो बन के तैयार है। उसका उद्घाटन भी मंत्री जी ने कर दिया लगता है कुछ दिन पहले। स्लज जो होता है वो भी हमने कराया। इसके अलावा सीवरेज लाइन सेक्शन कराई, उसका टेंडर भी हो गया, काम चालू हुआ तो उसके बाद उसमें अनियमितताएं में आ रही है। तो एक कोई भी समस्या हो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है उसको आइडेंटिफाई करना, उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करना, सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना और सरकार से उसको स्वीकृत कराना, उसके लिए बजट लेके आना। तो निश्चित तौर पे वो सारे काम तो हो चुके हैं, अब तो सिर्फ उसका इम्प्लीमेंटेशन बाकी। और उस इम्प्लीमेंटेशन में नगर पालिका नगर की जिम्मेदारी है। चेयरमैन साहब ने स्वीकारा भी था आपके चैनल पे, भाई मॉनिटरिंग हमारे पास है, लेकिन काम रोक देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। काम रोक देना सॉल्यूशन नहीं है। जहां काम हो चुका है, जहां काम चालू हो चुका है, गुणवत्ता क्यों ठीक नहीं हो पा रही, ठेकेदार काम नहीं करता, आप उसको हटाइए, ठेकेदार लगाइए। आप उसको टेंडर कैसे करिए, किसी और को पेनल्टी लगाइए। उस सरकार से अनुबंध हुआ है ठेकेदार का, आपको पैसे मिलेंगे, आप काम करिए। अगर वो गुणवत्तापूर्वक नहीं कर पा रहा तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है। वो ठेकेदार जो है वो सारे पार्षदों से संपर्क कर रहा है और वो जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि कार्यालय में बैठा रहता है और वो काम देखो आपको ऐसे ही चालू हो जाएगा। लेकिन अगर ये सीवरेज प्लांट सही से नहीं बन पाया तो आने वाले वक्त में हमारे कस्बे के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि ये समस्या बढ़ेगी। अब आबादी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, अब मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बन रही है, लोग कस्बे में आ रहे हैं और ये जन निकासी की समस्या और विकराल रूप लेगी, बच्चे भी बीमार होंगे। इसका सॉल्यूशन हो चुका है, सिर्फ इंप्लीमेंटेशन बाकी है। मैं जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भाई इन छोटी लाभों को, राजनीति को छोड़े और इसको बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से इस पे काम करें ताकि जनता की बहुत बड़ी समस्या दूर। सर आपके समय पर उपजिला अस्पताल जो जिसके लिए भूमि सैंक्शन हुई थी वो सिटी रोड पर हुई थी, लेकिन अब जो उपजिला अस्पताल जो बन रहा है वो नगर मार्केट में अलग अंदर बन रहा है। इसके क्या लाभ और हानि हो सकते हैं, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? इससे क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकते हैं, इसके किस तरह देखते हैं आप? पहली बात तो नगर में चिकित्सा सुविधाएं की हालत हमसे बनने से पहले क्या, पूरी विधानसभा में सिर्फ 2 CSC, एक नगर में और एक सीपी, दोनों की 30-30 बेड की कैपेसिटी हमसे पहले बने। हमें लगा कि चीजें बननी चाहिए। नगर में मुझे पता है सिर्फ 1 या 2 डॉक्टर होते थे पूरे नगर के अंदर। आप किसी को बच्चों को दिखा देते थे, अपनी औरतों को नगर में जाकर दिखा सकते थे। हमारे एमएलए बनने के बाद हमने जो है उसको पहले 30 से 50 बेड में क्रमोन्नत करवाया ताकि यहाँ पे सुविधाएं बढ़े, परसेप्शन हुए, ज्यादा स्टाफ लगा, चीजें पहले से बेहतर होनी हुई चालू। और उसके अलावा जो है अपने क्षेत्र में अलग अलग जगह प्राथमिक जो PSCs होती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, वो खुलवाए और नगर में ट्रॉमा सेंटर सेक्शन करवाया। क्योंकि नगर में आज ये बहुत मार्मिक घटना हुई है, बड़ा अफसोस है, हम सब बड़ा अफसोस जताते हैं उस पर, कंडोलेंसेस हमारे नगर का एक बेटा जो जयन था वो एक दुर्घटना का शिकार हुआ, उसकी जान चली गई। दूसरा जो बेटा है वो बहुत क्रिटिकल है, ऊपर वाला उसको जो है सेहत दे। तो ऐसी समस्याओं से दूर होने के लिए ट्रॉमा सेंटर सेक्शन हुआ, लेकिन 2 वर्ष तक हम उसका इंतजार करते रहे, भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई और फिर वो ट्रॉमा सेंटर जो है हमने गुलपाड़ा में खुलवाया, उसमें बाद में आएंगे। तो और वो तब गुलपाड़ा में खुलवाया, उससे पहले हमने नगर के अस्पताल को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत कराया, क्योंकि जब जिला अस्पताल बन जाता है तो वहां बहुत बड़ी ट्रॉमा जैसी सुविधाएं आ जाती है। जो ट्रॉमा सेंटर की जो सुविधाएं हैं वो उप जिला अस्पताल में आपको मिल जाती है। इसलिए जो पुराना ट्रॉमा सेंटर जो सेक्शन हुआ था उसको दूसरी जगह खोला है। अच्छा, अस्पताल छोटा है, आप उसको बड़ा करना चाहते हो, जन सुविधाएं लाना चाहते हो, तो निश्चित तौर पे वो बेहतर जगह होना चाहिए, उसके आवागमन के लिए बेहतर साधन होने चाहिए और वो बड़े रूप में बने ताकि वहां स्टाफ क्वार्टर्स भी हो, आपके यहाँ स्टाफ आकर रुक सके। उसके लिए जो अंदर जो जगह थी वो पर्याप्त नहीं। हमने सरकार से जो सरकारी भूमियां थी वो सब चेक कराई, कहीं हमें कोई जगह नहीं मिली। कुछ भाषा सामने आए, उन्होंने जो है सीकरी रोड पर कस्बे के अंदर ही, ज्यादा दूर नहीं है वो चीज है, के पास में करीब 14 बीघा जमीन, जिसमें से कुछ नगर पालिका के नाम हुई रास्तों वास्तों के लिए, 14 बीघा जमीन जो है वो उप अस्पताल के लिए डोनेट की, जिसमें पूरा नक्शा पास हुआ कि 100-150 बेड का अस्पताल बनेगा, स्टॉप क्वार्टर्स बनेंगे, जो उसके बहुत बड़ा अस्पताल, उप अस्पताल बहुत बड़ी चीज। और जिला अस्पताल सिर्फ खाली कस्बे के लिए नहीं है, जिला अस्पताल कामा से लेकर और पहाड़ी से लेकर रामगढ़ गोविंदगढ़ से लेकर और कठुमर खेड़ली से लेकर जानकीर तक
वो सारा एरिया के लिए उपजन अस्पताल बना, क्योंकि उससे बड़ा अस्पताल आसपास कहीं नहीं। तो वो सेक्शन हुआ और उस पर काम चालू हो गया था। लेकिन जो जब सरकार बदली तो उन्हें ये लगा कि यार ये बड़े जो काम हो रहे हैं इन्हें पता नहीं कैसे डिस्टर्ब किया जाए। मैं जनता से साफ साफ पूछना चाहता हूं, अब काफी पढ़े लिखे लोग, युवा लोग देख रहे होंगे, अस्पताल बड़ा होना चाहिए, मेन रोड पे होना चाहिए, कि अस्पताल को छोटा करके कस्बे के अंदर बीचों बीच में रखा? इमरजेंसी व्हीकल कितनी बार वहां पहुंचेंगे? एक्सीडेंट केस कैसे वहां पहुंचेंगे? जाम भी लगेंगे। जिले अंदर होना चाहिए था सैटेलाइट हॉस्पिटल, जहां प्राथमिक उपचार या एक डॉक्टर बैठे, और उपजन अस्पताल बड़े हमेशा मेन रोड हाईवेज पे अच्छे होंगे। लेकिन अब ये उनकी सोच है। डेवलपमेंट मेरी नजर में ये है कि पहले से बड़ा हो, एक्सेसिबिलिटी ज्यादा हो, ज्यादा वहां पे काम कर पाए, ज्यादा आसानी से वहां पे लोग रह पाए। और इनकी डेवलपमेंट की सोच वो है, उसको पहले से छोटा कर दिया जाए और उसको जो है अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब ये जनता तय करेगी डेवलपमेंट क्या है। बहुत बड़ी योजना नगर की जनता के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए संगत कराई, जिसका इन्होंने उसको खराब कर दिया है। और इसका खामियाजा पूरे नगर को भुगतना पड़ेगा, आसपास की जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा व्यवस्था नहीं बनने वाला। जो पैसा हमने सेशन कराया, काम चालू करा दिया, ये दोबारा पैसा नहीं आने वाला। इसके लिए पूरी जनता को इसका हर्जाना भरना। नगर मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निश्चित तौर पे भाई, जब बड़ा अस्पताल बनता है तो ज्यादा लोग कस्बे में आएंगे, लोग आते हैं। अब वहां पे जो है चारों तरफ इंडिया कंजेस्टेड हो गया है, व्हीकल से नहीं आ पाएंगे, व्हीकल से आ जा पा रहे। आज और उन्होंने चारों तरफ बंद कर रखा है, सारी दुकानें धूल मिट्टी में हुई पड़ी है, वहां पे ना लोग आ पा रहे, ना लोग जा पा रहे। तो व्यापार भी दृष्टि से खराब होता है, क्योंकि जब उसकी एक्सेसिबिलिटी ज्यादा नहीं रहेगी, लोग रहना भी नहीं चाहेंगे। अस्पताल का जब नाम खराब हो जाता है तो कोई लोग उपचार के लिए नहीं आने वाले, लोग पहले दूर दूर जाएंगे। तो व्यापारियों जो बेचारे व्यापारी है वो आज भी परेशान है और परेशान होंगे। एक प्रश्न सर राजू तरुणरिया की तरफ से आया है कि कृषि विश्वविद्यालय आपके समय पर सेंसर हुआ था, अब आगे उसके क्या आसार देखते हैं आप कृषि विश्वविद्यालय के, और क्या लाभ उसके हो सकते थे? कुछ शिक्षा की बात करें तो नगर विधानसभा के अंदर पिछले कार्यकाल में अनीता जी के वक्त आखिरी साल में नगर के अंदर सरकारी कॉलेज सेक्शन हुआ। अब से पहले नगर में सरकारी कॉलेज ही नहीं था। चलो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ कि टाइम पे खुला। हम जब एमएलए बने, हमने उसके लिए अल्पसंख्यक विभाग से बजट सेशन कराया, 5.5 करोड़ हमने सेशन कराया, और वो अल्पसंख्यक विभाग से हुआ, दिल्ली से सरकार का हिस्सा होता है। और वो बिल्डिंग बनी और वो बिल्डिंग चालू हुई, आज वहां महाविद्यालय हमारा चल रहा है। उसके बाद हमने नगर विधानसभा के अंदर 3 महाविद्यालय सेक्शन करवाए, जिसमें महत्वपूर्ण देखा जाए एक महाविद्यालय सीकरी में सेक्शन हुआ, क्योंकि नगर विधानसभा को देखें तो काफी हिस्सा जो है मतलब बड़ी विधानसभा है भौगोलिक दृष्टि से। तो जो ज्यादा अलग अलग जगह महाविद्यालय खुलेंगे तो लोगों को ज्यादा आने में आसानी होगी। इसके अलावा हमने एक गर्ल्स कॉलेज सेक्शन कराया, महिला महाविद्यालय, बालिका महाविद्यालय, वो बास गुर्जा के अंदर उसकी बिल्डिंग अब लगभग रेडी है, जमीन अलॉट कराई, रजिस्ट्रेशन कराया, बिल्डिंग ऑलमोस्ट रेडी। सीकरी वाले महाविद्यालय की बिल्डिंग जो है ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन अब आप इस सरकार में जब से बनी है इसमें काम होगा, कोई काम नहीं करना चाहते, 1.5 साल से काम पे पड़े और बन ही जाएगी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने जब देखा कि आसपास जो है कोई टेक्निकल या कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स करने के लिए बच्चों को उपाय नहीं, लोग दूर दूर जाते, तो कृषि महाविद्यालय हमने अपनी नगर विधानसभा के लिए सेशन कराया, ताकि टेक्निकल कोर्सेज लोग करें। कृषि प्रधान एरिया है, लोग कृषि में पढ़ेंगे, उनको रोजगार मिलेंगे, और कृषि में जो ग्रेजुएट्स होते हैं उन्हें अच्छे रोजगार भी मिलते हैं। अब कृषि महाविद्यालय के लिए करीब 100 बीघे के आसपास लैंड चाहिए होती है, जो हमें उपलब्ध नहीं हो पाई पूरे नगर के अंदर। फिर हमने उसको सीकरी में डाबक एक जगह है, गांव कस्बे के पास में है, यहाँ पे 100 बीघा लैंड हमने उसके लिए अलॉट करवाई, अलॉट हो चुकी है, और उसके बजट सेक्शन की फाइल जो है वो उसी वक्त जो है जा चुकी है वित्त विभाग के अंदर। अब 1-1.5 साल से उस पर धूल जम रही है, और उसकी क्लासेस जो है उस वक्त हमने कंडक्ट कराई नगर के अंदर, जो हमारा महाविद्यालय है उसमें। अब हमें जानकारी मिली है कि उसमें कोई टीचर नहीं, कोई स्टाफ नहीं है, बच्चे बेचारे बहुत परेशान हैं। और जो है कृषि महाविद्यालय इतना अच्छा जो ना नगर में ना आसपास कहीं नहीं है, वो चालू है, लैंड अलॉटेड है, ना उसके लिए बजट के लिए पैसे आ पा रहे हैं बिल्डिंग के लिए, और ना उसमें टीचर स्टाफ लगा। तो ये किस तरह के विकास की बात करते हैं? ये सर नॉन टेक्निकल एजुकेशन की बात, यदि हम ये टेक्निकल एजुकेशन की बात हुई, अगर हम नॉन टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो उसके लिए क्या इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए इस क्षेत्र में, ताकि नॉन
टेक्निकल एजुकेशन है वो भी अपग्रेड हो इससे। क्या सोचते हैं आप, किस तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था को और बेटर किया जाए? मैं बता दूं आपको जी, हमारे इस पूरे क्षेत्र का दुर्भाग्य ये रहा कि अब से पहली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं सारी सरकारें हूँ, चाहे वो कांग्रेस की थी, चाहे वो बीजेपी की थी, ऐसे ऐसे स्कूल थे हमारे यहाँ जो लगभग सन 50 से 55 के जो प्राइमरी स्कूल है वो आज तक प्राइमरी रहे। 60 70 बाद अपग्रेड नहीं हो पाए। अपग्रेड नहीं हो पाए। देखिए आप बच्चे पढ़ेंगे पढ़ेंगे नहीं तो फिर वो सही काम करें, बेरोजगार भी रह सकते। हमने अपने कार्यकाल में नगर के इतिहास में सबसे ज्यादा स्कूल क्रमोन्नत हुए तो वो मेरे पिछले कांग्रेस कार्यकाल में क्रमोन्नत हुए, पूरे इतिहास में लगेगा। 2 नए स्कूल खोले, नए प्राइमरी स्कूल खोले हमने, 2 जो बिल्कुल नहीं थे। एक तोता का पास है खो के पास में, और एक ये दुंदावल के पास में बुर्जा है सुंदरावली के पास है स्कूल। इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हमने, सुंदरावली में खुला, खो में खुला, जरूथर में खुला, सीकरी में खुला इंग्लिश मीडियम स्कूल। और मैं आपको बता दूं जो सीकरी का इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, मैंने वो पूरे संभाग का सबसे अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिसमें रोबोट की लैब है, रोबोटिक लैब है, कंप्यूटर लैब। और इस सरकार ने आने के बाद उनको रोबोटिक का काम किया, ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो बेसिक हमारा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना ताकि बच्चे अच्छे पढ़ लिख पाए। और मेरी मांग रही पर हम उसमें पूरे नहीं हो पाए। हम यहाँ एक पॉलिटेक्निक खोलना चाहते। पहली सरकार ने एक ITI खोली, वो गांव के अंदर बाकायदा में जाके खोल दी। देखिए कोई चीज का खुलना और सही जगह खुलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं कह रहा हूँ अस्पताल तुम अंदर बना रहे हो, लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो जगह का सही जगह खुलना बहुत जरूरी है। ITI बाकायदा में खुली है, सीटें पूरी नहीं हो पाती। हमने और की मांग करी, जैसा आपको तो पुरानी सीटें पूरी नहीं हो पा रही। तो यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज डिप्लोमा या खोलने के हमने प्रयास किए पर हम सफल नहीं हो पाए। आने वाले वक्त में जब यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बन जाएगा बास गुर्जा के अंदर, हमारा कट हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे हमें उम्मीद है कि सरकार यहाँ टेक्निकल लोगों की फीड के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज। सर यदि अतिक्रमण की बात की जाए तो यह भी एक बड़ी समस्या है। यदि गांव में बात करें तो चारों गांव की जो भूमि होती है वो दबंगों के द्वारा अतिक्रमित होती है, जिसका उपयोग गांव के विकास के लिए किया जा सकता है। यदि कस्बों की बात करें तो वहां पर भी बहुत सारी भूमि जो है वो दबंगों के द्वारा अतिक्रमित होती है। उसके लिए आपके कार्यकाल में क्या ऐसे प्रयास हुए और अब वर्तमान में क्या प्रयास होने चाहिए ताकि वो भूमि समुदाय के काम आ सके? निश्चित तौर पे अतिक्रमण बड़ी बड़ी समस्या है और हम सभी वर्ग सभी लोग इसमें शामिल हैं, गांव से लेकर तरुण। अगर पूरा बड़ा अभियान चलाया जाए, किया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अधिकारों की लेकिन हमें एटलीस्ट जो मेन जगह जो बड़े रास्ते या जो सरकार के उपयोग की चीजें उन्हें ठीक है। मैं आपको बता दूं बिजली घर बना डाबर के अंदर 40 बीघा के अंदर इस भूमि पे अतिक्रमण था, इसको खाली कराया गया और 40 बीघा के अंदर जो है वो बिजली घर बना। इसके अलावा ये जो 100 बीघा जो हमने अलॉट करा रखी कृषि महाविद्यालय के लिए, इस पे भी डाबर गांव के अंदर अतिक्रमण है। और मुझे लगता है मंत्री महोदय जो अभी जो इस फाइल को जो ठंडे बस्ते में डाल रखा है 1.5 साल से कि ये जो है बिल्डिंग नया बने, इसीलिए नया बने क्योंकि मंत्री महोदय के करीबी के लोगों को जमीन दाब के बैठे हैं। डाबर गांव के अंदर 100 बीघा जमीन है, वो जो है वो है, इसीलिए वो अभी तक वो ठंडे बस्ते पड़ा है। और मुझे लगता है कि ये 5 साल में ये ऐसे ही ठंडे बस्ते में रहे, कर दे तो स्वागत है, तो बनेगी। इसके अलावा मंत्री महोदय के कार्यकर्ताओं ने इमलाड़ी के अंदर हमने ज्योतिबा फुले आवासीय विद्यालय के लिए 20 बीघा जमीन अलॉट कराई है और अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए भी 20 बीघा जमीन अलॉट, उन पे भी अतिक्रमण और वो भी खाली नहीं हो पा रही है। तो कम से कम सरकारी जो काम के लिए जो जमीनें हैं वो तो खाली हो। हमारा जो कार्यकाल था नगर के अंदर गंडूरी के अंदर बड़ी संख्या में लोगों ने कब्जा कर रखा था सरकारी भूमि पे, हमने खाली कराई, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। बड़े बड़े चाहे उसमें नेता चाहते जनप्रतिनिधि थे, सबने उसमें सहयोग भी किया, खाली हुई। मेन रोड की बात करें तो सीकरी के अंदर जो है ये बाजार पे यहाँ पे अतिक्रमण था, बहुत 40-50 साल से अतिक्रमण था, वो खाली हुआ, रास्ते बने, 70 लगभग मकान या दुकानें टूटी, वहां पे रास्ता बना, लोग आज उसमें जा रहे हैं आ रहे हैं। वो जो नहर कच्ची थी नहर पक्की हुई, आज लोग उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं। गुलपाड़ा के अंदर मेन अतिक्रमण था, वहां
वहां जो है दुकानें उनको चढ़ाया गया ताकि आम जनता को लाभ मिले। इस सरकार ने जो है इन चीजों को और बढ़ावा दिया है। इनके लोग जो है कहीं भी अतिक्रमण करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और उनको संरक्षण मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सही बात है जहां अतिक्रमण है। और अब अतिक्रमण पे कार्रवाई क्या करी पता है इन्होंने? नगर पालिका के लोग जाते हैं, किसी की भैंस बंधी हुई है, इसको हटाओ साहब, ये अतिक्रमण है। किसी दुकानदार ने, बेचारे ने एक टीन लगा रखी है, नगर पालिका पर्ची काटती है, उसकी टीन उखाड़ के ले आती है। और नगर के अंदर बड़े बड़े लोग सरकारी भूमि पे दुकान बना के बैठे हैं, मकान बना के बैठे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है चुप रह जाए। और अब तो मैंने सुना है उनको तो लीगल करने के लिए प्रस्ताव ले जा रहे हैं नगर पालिका की मीटिंगों में, नियमों के विरुद्ध। सरकारी संरक्षण प्राप्त है, मोटी फीस वसूली जा रही है। तो जो गरीब आदमी यदि अगर भैंस बंधी हुई है रोड पे, नहीं चाहिए, उस पर तो जुर्माना लग रहा है। और जो लोग वहां मकान दुकान बना के लाखों रुपए का किराया वसूल रहे हैं, उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है। ये सारी बातें आप जनता के सामने है, जनता हर चीज का अवलोकन करेगी। सर, बेरोजगारी के लिए आपने बात की, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आपने कहा कुशल और अर्धकुशल जो लोग होते हैं उनके लिए बांसपुर का जो क्षेत्र है वहां इको इंडस्ट्री लगा के हम बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं। लेकिन और उससे जो काफी किलोमीटर में जो दूर हो जाता है क्षेत्र, वहां के लिए बेरोजगारी का समाधान के लिए आपके पास क्या कार्य योजना, क्या सोचते हैं? देखिए सर, हमारी सोच ये भी थी कि सबसे पहले बेरोजगारी जब मिटेगी जब हमारे लघु उद्योग विकसित हो। हमारे यहाँ बेरोजगार जो है वो अनपढ़ है, पढ़ लिखे फिर भी लोग कुछ काम करते हैं, फिर कम पढ़े लिखे लोग हैं, नॉन टेक्निकल लोग हैं। तो जब तक लघु उद्योग विकसित नहीं होंगे हम इन लोगों को नौकरी नहीं दे पाएंगे। उसी दृष्टि में लघु उद्योग को विकसित करने के लिए बड़ा बिजलीघर बन रहा है ताकि लघु उद्योगों को फायदा मिले। और सरकारी तौर पे कोई इंडस्ट्रियल जोन डेवलप नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकारी लैंड ही नहीं बची नगर विधानसभा में, जहां बहुत कम लैंड बची है जहां वो। तो इसके लिए बड़ा एरिया डेवलप होगा तो ही जाके बड़ी कंपनीज, बड़ी फैक्ट्रीज यहाँ पाएंगी जो ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाए। तो बांसपुर में करीब 600 बीघा जमीन का अलॉटमेंट उसके लिए विको के लिए प्रस्तावित है, लेकिन उसमें और जमीन भी अवेलेबल है। और अगर बात करें तो बांसपुर का कोई नगर से बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा, 20-30 किलोमीटर 30 किलोमीटर के अंदर जो है अगर हमें रोजगार मिलेगा तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ के क्षेत्र के जो नौजवान है उनके लिए फायदा। सर, यदि अब कार्यकाल जो है और ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, इस समय क्या है कि सरपंचों को थोड़ा काम करने का अवसर और मिले। सरकार और सरपंचों के बीच के तालमेल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरपंच जो है अपने आप में सरकार है पूरी पंचायत, पर निश्चित तौर पे सरपंचों का जो कार्य व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा राजनीति से प्रभावित है। चाहे वो एमएलए है, चाहे वो प्रधान है, चाहे वो एमपी है, क्योंकि उनका ये तो अपना बजट होता है काम करने का। उसके अलावा जो उनका बजट होता है उसकी मॉनिटरिंग पंचायत समिति से होती है और उनको एमपी एमएलए जो कोटा होता है उसके पैसे। तो कार्यकाल तो उन्होंने बढ़ा दिया है, वो भी नियम विरुद्ध है, ऐसे आप बढ़ा नहीं सकते। आपको 5 साल बाद चुनाव कराने होंगे और चुनाव नहीं कराते तो प्रशासक आप लगाइए। लेकिन चलो, सरकार का अपना विजन है, वो उसको कैसे चलाना चाहती है। बहुत ज्यादा जरूरत है गुणवत्ता की, क्योंकि सरपंचों का जो काम करने का जो पंचायतों का जो सिस्टम है उसमें गुणवत्ता की बहुत ज्यादा कमी है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक जो इन्फ्लुएंस होता है उससे जो है वो लोग अपने काम कर लेते हैं। एक और बात इसमें ये जो महत्वपूर्ण ये है कि पिछले कार्यकाल में जो सरपंच अपने काम करते थे उनको समान बर्ताव किया जाता। इस कार्यकाल के अंदर जो मंत्री जी के जो धर्म के लोग हैं, जो उनके जो वोटर जो लोग हैं, उनको तो ग्राम पंचायत की एजेंसी है, और जो लोग उन्हें लगता है चाहे वो दलित है, चाहे वो पिछड़े हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के हैं, उन सरपंचों की जगह पीडब्ल्यूडी को एजेंसी बनाया जाए। तो अब जो है ये विकास की राशि को भी धर्म और जाति और वोट के पैमाने से बांटे, ये गलत परंपराएं हैं। उनको, वो बड़े पद पे हैं, बड़ी शपथ लिए उन्होंने विधायक मंत्री की भी, जिस छोटी राजनीति इनको नहीं करनी चाहिए। सबको सारी पीडब्ल्यूडी बनाए, अगर आपको लगता है कि पीडब्ल्यूडी एजेंसी अच्छा काम करेगी तो पूरे सब जगह बनाए। लेकिन सिर्फ वोट की राजनीति करके जो लोग, उन्हें लगता है कि हमारे वोट बैंक का हिस्सा नहीं है, उनके वो सरपंच काम वहां नहीं कर पाएंगे, और बाकी जहां वोट बैंक है वहां सरपंच काम। इस तरह की राजनीति आज होगी। सर, आपके कार्यकाल में एक आम राय लोगों के बीच से आती है कि सीकरी का विकास आपने ज्यादा किया, नगर उपेक्षित रहा, क्या कहना चाहेंगे आप इससे? सर देखिए, नगर जब हम एमएलए बने, नगर की जो समस्याएं थी, नगर अपने आप में एक विकसित कस्बा था, एक फल। नगर की जो जरूरत थी उपजल अस्पताल एक, और या फिर बड़ा अस्पताल, उसके लिए हमने नगर को उपजल अस्पताल दिया। वो जल अस्पताल में पूरी कहीं भी बनवा सकते,
सीकरी में बन जाता, सरकारी जमीन मिल जाती। तो हमने कोई नगर हेडक्वार्टर है, कोई नगर में एडिशनल कोर्ट, नगर के जो वकील हैं वो 20 साल से मांग कर रहे थे कोर्ट बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हम सबको जो है डी तक जाना पड़ता। नगर में एडिशनल कोर्ट सेशन हुई, उसमें कई बार डी के लोगों ने विरोध किया, लेकिन हमने मेहनत करके नगर के अंदर उस एडिशनल कोर्ट का स्थापना। उसके अलावा सिविल कोर्ट नगर के अंदर है, पानी की निकासी की समस्या के लिए जो है सीवरेज लाइन नगर के अंदर है, कॉलेज नगर के अंदर बन गया। अब नगर में ऐसा बचा ही कुछ नहीं है जो और नगर में बनता। ऐसी कोई चीज आप हमें कोई यही बताए ये नगर में बननी चाहिए थी और इसको कहीं और बनाए। जब एक घड़ा भर चुका है तो जो पानी जो प्यास होगी तो दूसरे घड़े में ही डाला जाएगा, और अगर आप दो घड़े अलग अलग जगह रखोगे तो ज्यादा जनता की प्यास बुझा पाओगे। तो अगर बिजली घर यहाँ बना दूसरा तो नगर का लोड डिवाइड हुआ, तहसीलें यहाँ खुली तो नगर में जो एक तहसील कार्यालय में 50 फाइलें थी उनकी जो संख्या 25 रह गई जल्दी का। अगर एसडीएम कोर्ट यहाँ, एसडीएम ऑफिस यहाँ खुला तो एसडीएम के जो प्रकरण थे नगर में आधे रह गए, नगर के लोगों के जो प्रकरण थे जल्दी मूव होने, है ना। एसीजीएम कोर्ट अगर हमने सीकरी में क्लियर कराया उससे भी ये फायदा हुआ कि नगर के जो इलाके के जो वो थे वो ज्यादा बेहतर पांच तरीके से चलने लगे। अगर नए थाने हमने सिलेक्शन कराए जालूकी में या जरूर में, उससे जो डिवाइडेशन हुआ अधिकारियों का और वर्कलोड का वो नगर के काम आएगा। तहसील अगर खुली तो ये ऐसी कोई भी चीज नहीं है नगर सीकरी में इन सब चीजों के खुलने से आधा बेनिफिट तो नगर को ही हुआ, मोदी जनता को हुआ है। तो ये तो कहने वाली बातें हैं। और जब परिवार बड़ा होता है आपको कमरे ज्यादा चाहिए, आपको मकान का आंगन बड़ा करना पड़ेगा ताकि सब लोग आराम से उसका इस्तेमाल कर सके। तो कहीं ना कहीं नगर के लिए तो फायदा हुआ है सब चीजों में जो चीजें यहाँ खुली। इसके अलावा जलूथर में तहसील खुली है, जलूथर में थाना भी खुला है, जालूकी में हमने तहसील बनवाई, जालूकी में थाना भी खुला, को हमने तहसील बनवाया। तो ऐसा नहीं है कि खाली कोई सीकरी की ऐसी बात हो। अब सीकरी हमारा घर है तो लोग कई बार इसको ज्यादा जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन सारी चीजों के खुलने से सबको लाभ हुआ है, एक व्यक्ति विशेष को लाभ। सर, अवैध शराब की बात करें या फिर अवैध सट्टा व्यवसाय की बात करें तो ऐसा लगता है कि ये इसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब प्रशासन और की जो एक तरह से लापरवाही कही जाएगी, क्या कहा जाएगा, ये सब कुछ एक्सेप्टेबल सा लगता है, क्या कहेंगे इस बारे में? अवैध शराब और अवैध सट्टा ये बहुत बेसिक समस्या है और ये अलग अलग सभी नगर में ये अब डबल स्पीड से बढ़ गई। पिछले कार्यकाल में पे कार्रवाई हुई, जब्ती हुई, लेकिन अब जो है अब ये स्पेशल क्यों बढ़ गई? इसके दो कारण। अवैध शराब की बात करें हम तो अब गांव गांव में शहरों के पास आपको एक कंटेनर मिलेगा, ठेका एक स्वीकृत है, उसके 5 गोडाउन है और 5 गोडाउनों के नाम पे वहां शराब बेची जाती है। तो अब जो ठेके 10 थे वो 50 हो चुके हैं नगर के अंदर। गांव गांव के अंदर गोडाउन के नाम पे जो है वो एक अलग ठेका खुल चुका है। और उसमें अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो अवैध शराब का मामला है, ये तो लीगल जो है डेवलप कर दिया गया। अवैध शराब का जो मामला है, लोगों ने मोहल्ले मोहल्ले में प्राइवेट ठेके खोल रखे और उनको जो है सरकार का संरक्षण प्राप्त। आपने देखा अखबार में छपा, वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग हुई, कार्रवाई किस बात की? आप बैठ के सुलझा लो। जब एक सरकार का जिम्मेदार व्यक्ति ये कहेगा अधिकारी चलिए आप बैठ के सुलझा लो, तो वो अधिकारी बैठ के क्या सुलझाएगा? भ्रष्टाचार को सुलझाएगा, लेन देन को सुलझाएगा, और क्या सुलझाएगा? नहीं तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। तो जब सरकार के लोग इसमें लिप्त हो गए भी आगे पल खुलेगा। यही काम सट्टे का है और सट्टा तो नगर में और बढ़ेगा। उसका प्रमुख कारण यह है कि जहां सट्टे का ऑफिस है, जो सट्टे के सबसे बड़े नगर के कारोबारी है, उनके घर में सरकार चलती है, उनके घर में सरकार का कार्यालय है। जब सट्टे व्यापारी के घर में सरकार के कार्यालय चलेंगे, सरकार के अधिकारी सरकार वहां के बैठेगी, उसका काम कौन रोकेगा भाई? है किसी में हिम्मत? है किसी अधिकारी में हिम्मत सट्टे बंद करने की? तो निश्चित तौर पर जब सरकारी संरक्षण प्राप्त हो तो ये चीजें तो आम होंगी ही। कैसा नगर देखना चाहते हैं सर? आपके सपनों का नगर किस तरह का होना चाहिए? कैसा नगर देखना? देखिए, नगर की कल्पना जब परिकल्पना हम करते हैं, नगर की जनता जो विकास चाहती है, काम चाहती है। 5 साल के अंदर हमने कोशिश करी यहाँ भाईचारा बढ़े, अमन बढ़े, चैन बढ़े, और थाने खुले, तहसील खुले, कॉलेज खुले, स्कूल खुले, अस्पताल खुले। लेकिन इन 1 साल के अंदर जो है अस्पतालों को बंद किया गया, ट्रॉमा सेंटर के काम को बंद किया। अभी 4 दिन पहले मेरा सीकरी का एक बेटा, हमारे चेतराम सैनी जी है उनका बेटा, सीकरी से 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर जो है
एक ओवरलोड एक्सीडेंट ने, ये भी गवर्नमेंट से चल रहा था धड़ल्ले से, ओवरलोड गाड़ी ने एक्सीडेंट में से एक्सीडेंट हुआ, 1 घंटे तक 108 नहीं आई, 1 घंटे, और उसको उपचार, प्राथमिक उपचार नहीं मिला, उसको सीकरी से जो है अलवर रेफर किया गया। अगर ट्रॉमा सेंटर यहाँ चालू होता तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है एक्सीडेंट होने के 3 घंटे बाद तक उनका जिंदा रहा, उसकी जान चली। तो इन लोगों ने ट्रॉमा सेंटर को रोकने का काम किया, अभी दोबारा चालू किया है, 4 बेलदार काम करते हैं, मेरे ख्याल से 10 साल में दोबारा देंगे 4 बेलदार। तो उन्होंने अस्पताल बंद किए, डायना के पास में अस्पताल पीएससी खोला, एमबीबीएस डॉक्टर वहां बैठा, इन्होंने अस्पताल को बंद कर दिया। क्या वहां के लोगों को चिकित्सा नहीं चाहिए? क्या गांव के बच्चे, गरीब औरत, क्या उनको उपचार नहीं चाहिए? गढ़ी मेवात के अंदर का अस्पताल हमने खोला, इन्होंने वो अस्पताल बंद किया और अपने गांव में खोला। ये सबसे शर्मनाक बात है कि किसी के डॉक्टर और उनकी चिकित्सा सुविधाओं को हम बंद करें और अपने गांव में। बड़ी शर्म की बात है, जैसे शर्मनाक घटना कोई हो नहीं सकती। कोई अगर इंसान के अंदर कोई एटिकेट्स अगर वो हो तो उसको शर्म आनी चाहिए अपने इस कृत्य पे कि मैं चिकित्सा सुविधाएं बंद कर रहा हूं, कहीं किसी से इलाज का अवसर छीन रहा हूं और अपने गांव में खोल रहा हूं। तो एमएलए है, मंत्री है, सरकार का हिस्सा है, आप 4 खोलिए, आप 6 खोलिए, आप तो गांव गांव में खोल दीजिए, लेकिन कहीं बंद करके आप अपने गांव के लिए अस्पताल नहीं खोल पाए। ये भी एक उदाहरण रहेगा अपने राजस्थान के अंदर, एक मंत्री होकर वो अपने गांव के लिए अस्पताल नहीं खोल पाए और वाजिब अली के द्वारा जो पिछले कार्यकाल में उन्होंने अस्पताल खोला था, उस अस्पताल को अपने गांव में चला। तो इस सरकार ने जो है इन कामों को रोकने का काम किया है। नगर की जनता को चिकित्सा चाहिए। क्षेत्र के अंदर आए दिन अपराधी घटनाएं हो रही है। 8-10 दिन पहले मेरे डाबक गांव के अंदर एक मुस्लिम युवक को पूछा गया, उसकी जात पूछी गई, उसका नाम पूछा गया और उसको गोली मार दी गई और उसको सरकारी संरक्षण प्राप्त ऐसा हो रहा है, उसके लोग आज जो है अब सरकार का ध्वज दिखा के उनको संरक्षण दे रहे। नगर के अंदर पानी की घटनाएं हुई है। हमारे बीजेपी के एक पार्षद बेचारे फतेह सेन जी, बड़े शरीफ आदमी है, उनकी भैंस चोरी हो गई 4 महीने से, लेकिन उनकी समस्या यह है कि वो चू तक नहीं कर सकते। पार्षद है बीजेपी, और तो क्या न्याय मिलेगा? बीजेपी के लोगों की भैंस चोरी हो गई और बीजेपी के जो लोग हैं उनके वोटर भी चुराएंगे, वो पता है, वो कह रहे हैं साहब मंत्री जी से गुहार कर चुके 4 बार, दिलवा दीजिए आपके लोग हैं, पर उनकी सुनवाई नहीं है। और सबसे बड़ा पीड़ा ये है, इसे कह नहीं सकते, ये हालत हो रही है। तो जो अपराध है वो उसी तरीके से चल रहा है। नगर के अंदर चौराहे पे अवैध वसूली चालू हो गई है, प्राइवेट लोग खड़े होते हैं, वाहनों से अवैध वसूली कर रहे हैं। शाम को जो है थानों के बाहर अवैध लोग चालू हो जाते हैं, फाइनेंस के नाम पे जो है 4 लड़के कहीं भी खड़े हो जाएंगे, मोटरसाइकिल दिखाओ, कागज दिखाओ, फाइनेंस है, पैसे वसूली कर। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो है इनका विकास पे कोई ध्यान नहीं है और इनके नेता काम की बात ही नहीं करते। साइबर अपराध हो गया, गो तस्करी हो गई, ये हो गया, वो बंद कर दिया, देश हित में, राष्ट्र हित में। अरे भाई, नगर की जनता को व्यापार चाहिए, व्यापारी को सुरक्षा चाहिए। 4 बार, करीब 15 बार नगर के अंदर दुकानें ताले टूट चुके, 70 लाख की चोरी नगर के अंदर हो गई, 70 रुपए बरामद नहीं हुए। तो हो क्या है? जनता को दिखाने के लिए ये कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई है, सिर्फ अखबार लगे जा रहे हैं। आम जनता की जो समस्याएं हैं, नगर के जनता की जो समस्याएं हैं, नगर कस्बे के व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, उनका कोई नहीं जाता। व्यापार कमजोर हो रहा है। सर, अभी हाल ही में आपका भी एक बयान वायरल हो रहा है, आपने जिसमें कहा है कि हथियार हम चलाना, उठाना रख देंगे, लेकिन हम भूले नहीं चलाना। तो राजनीति का ये कैसा स्वरूप है जहां आप जैसे व्यक्तित्व को ये कहना पड़े कि हम हथियार चलाना नहीं भूले? किस जाती हुई दिखती है? वो एक और संदर्भ में कोई बात कही गई थी, क्योंकि अब ये घटना पहले भी यहाँ हो चुकी है इसी जगह। एक अब से पहले भी 7-8 साल पहले भी लड़के को यही गोली मारी गई इसी गांव के व्यक्ति द्वारा, और दोबारा गांव में गोली मारी जा रही है। ना उसमें कोई कार्रवाई हुई, ना 5 दिन तक इसमें कोई कार्रवाई होती है, 4 दिन तक गिरफ्तारी तक नहीं डाली गई उस आदमी की, जबकि थाने से 100 मीटर पे घटना है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक गुस्सा होता है जनता के अंदर जो है, और हम उसको संदर्भ में बताना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि अगर कानून अपना काम नहीं करे तो जब जनता का कानून से विश्वास उठ जाएगा तो फिर कौन पीछे रह जाएगा। तो ये हमारा उद्देश्य नहीं था। सिर्फ यही था कि सरकार जो अपना काम करे, और जो अपराधी होता कोई भी हो, अजीब अली हो चाहे मुकेश जोशी हो, उसको निष्पक्ष तौर पर उस पर कार्रवाई हो और जनता में कानून का विश्वास कायम, तो उसका संदर्भ ये। सर, आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल, मरूफ चौधरी तैयब हुसैन के बाद मेवात में एक बड़ा चेहरा यदि देख पाते हैं लोग,
तो आपके प्रति एक बड़ी दीवानगी बाजी वाली, चाहे कामा की बात करें या रामगढ़ की बात करें या तिजारा की बात करें, नगर की बात, बाजी वाली स्वयं अपने आप को कहाँ का एक लीडर के रूप में देखते हैं? किस क्षेत्र को बाजी वाली स्वीकार करेंगे? आपके प्रति दीवान की संपूर्ण मेवात क्षेत्र में। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जनता का। मुझे बहुत चाहा उन्होंने, और सभी जाति वर्ग ने, सभी धर्मों ने। जब मैं राजनीति में आया 2013 में आया, तब से मुझे बहुत सपोर्ट किया। और आज लगभग 12-15 साल ये राजनीति का जीवन हो गया, और मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन नेता नहीं भाई। मैं एक कारोबारी भी हूँ, मैं एक पारिवारिक आदमी हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, एक साधारण जीवन जीना चाहता हूँ। इस काम में आने का मकसद ही सिर्फ ये था कि इस मिट्टी में जन्मा हूँ, और कोई मौका मिले तो उसकी सेवा की जाए। सेवा करने के बहुत तरीके होते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको बड़ी लड़ाई लड़नी है। और मैं 5 साल का कार्यकाल, मैंने तो किताब पकाया छापी, लोगों को बताई मैंने ये क्या 5 साल के। आप तुलना कीजिए उसकी, और आप तुलना सभी की कीजिए। पिछले 5 साल के अंदर क्या क्या काम हुए, उससे पहले क्या थे, आज क्या है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी ढांचा, थाने का, तहसील का, बिजली घरों का, कोर्ट का, 20 से ज्यादा कोर्ट नगर में संचालित है। आज 20 से जिला हो गया हमारा, अब सेक्शन हुए, 20 से ज्यादा कोर्ट नगर में संचालित। तो तात्पर्य कि हमारे कार्यकाल में हमने कोशिश की, मेहनत करी। और पूरी कांग्रेस सरकार का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ अशोक गहलोत साहब का, जिनके कार्यकाल में नगर की आवाज सुनी गई। ऐसा कोई बजट नहीं गया 500 बजट में जहां नगर को सौगातें नहीं मिली। कभी कॉलेज खुले, कभी तहसील खुली, कभी स्कूल खुले, कभी ये योजना, कभी ये योजना। और लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमेशा खुश रही, मैं राजनीति में रहूं या ना रहूं, चुनाव लड़ना मेरा पेशा नहीं है, या राजनीति मेरा कोई मकसद नहीं है। मुझे कार्यकाल मिला, मैं बहुत संतुष्ट हूं अपने कार्यकाल से। और मैं दोबारा में वोट लेने गया जनता के बीच में, जनता ने पहले से ज्यादा मुझे वोट दी, कस्बों से भी और गांव से भी। जितनी मेरी वोट पहले से ज्यादा मुझे वोट दी। परिणाम कुछ हो सकते हैं। एक शेर है किसी का, मलाल है पर इतना मलाल थोड़ी है, ये आग जो है शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजा तो वो है कि लोग हार के भी आपको चाहे मुस्कुराते रहे, हमेशा जीत ही ज्यादा कमाल थोड़ी है। तो जनता ने जो है बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। और आपने कहा कि जैसे पूरे इलाके के अंदर लोग हमें चाहते हैं, जो हमें सुझाव भी देते हैं। मैं तो हमेशा परवाला से भी प्रार्थना करता हूँ कि परवाला हमें भी इस तरह की सद्बुद्धि भी दे, हमें वो कुवत दे कि जो उनकी उम्मीदों को हम खड़ा कर पाए, एक अच्छी राजनीति का उदाहरण पेश कर। मैंने हमेशा नगर की जनता से कहा कि साहब मुझे सिर्फ काम पे वोट देना, न जाति पे, न धर्म पे, न पार्टी पे, और चीजों पे। अगर आप ये कामों का आप आकलन कीजिए, काम पे वोट दीजिए। और जनता ने काम वोट दिया भी है, अलग बात है, चलो चाहे परिणाम कुछ भी हो। और हमेशा मैं कहता हूँ जनता काम की बात करे, कोई नेता हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई संतरी हो, आपकी वोटों से बना है, आपके लिए बना है। और जब तक आपके जीवन में उसका बदलाव नहीं हो पा रहा तो कोई फायदा नहीं। ये चीन, ईरान, पाकिस्तान की बातें करने से आपका लोकल मसला हल होने वाला नहीं है। आपके पड़ोस में, आपके व्यापार में, आपकी दुकान पे, शिक्षा में, आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए क्या चीज अच्छी हो रही है? क्या कोई इलाज मिल पा रहा है? अच्छी शिक्षा क्या आपको मिल पा रही है? क्या कॉलेज हमारे अच्छे हुए? क्या स्कूल हमारे अच्छे हुए? क्या रास्ते हमारे अच्छे हो रहे हैं? क्या आपकी सरकारी ऑफिस में सुनवाई आपकी हो पा रही है? तो ये सब चीजें अगर बेहतर हुई है तो निश्चित तौर पर आप आगे। सर, आपने कांग्रेस की बात की, आप कांग्रेस में क्षेत्र में बड़ा चेहरा है, राजस्थान में भी बड़ी शख्सियत। कांग्रेस के में यदि निम्न स्तर की बात है संगठन को मजबूत करने के लिए, तो सबसे बड़ी बात युवाओं को किस तरह से जोड़ा जाए, और यदि कोई युवा कार्यकर्ता के रूप में जुड़ता भी है तो ऊपरी स्तर पर पहुंचने के लिए कांग्रेस सरकार की क्या रीति नीति है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, निश्चित तौर पे प्रदेश जो अभी कांग्रेस कमेटी है, माननीय अध्यक्ष हमारे गोविंद जी डोटासरा जी के नेतृत्व में एक बेहतर विपक्ष के तरह अपने आप को सदन में भी, सदन के बाहर भी अपने आप को लेकर चल रही है। अब सदन में आपने देखा किस तरीके से एक मंत्री ने टिप्पणी करी कि आपकी दादी के नाम पे स्कीम है। देखिए, आप किसी को तुलनात्मक, भावनात्मक रूप से कहें कि कोई मेरे उम्र के, कोई मेरे पिता समान है, कोई मेरे दादी समान है, कोई मेरे भाई समान है, वो अलग बात है। लेकिन आप जो है कि ये आपका बाप और ये आपकी दादी, ये क्या एक मंत्री की भाषा होनी चाहिए? आप अपना जवाब दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये लोग चीजों से भटकाना चाहते हैं। गलत आंकड़े पेश हुए, गृह मंत्रालय द्वारा गलत आंकड़े पेश किए गए, उन पर ये लोग घेर गए। तो ये लोग ना सदन चलाना जा पा रहे। तो गोविंद जी डोटासरा जी के नेतृत्व के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गई है। चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे एसबी का मुद्दा हो, चाहे वो दलितों के अत्याचार का मुद्दा हो, और आम जनता को जोड़ने की बात करते हैं। कांग्रेस की विचारधारा गांधी की विचार,
पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचार, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा है जिसके पूर्वजों ने अपने संपत्ति, अपने घर इस देश को दे दिए, और उस पंडित नेहरू की विचारधारा है जो 10-10 साल जेल में रहा। आज ही भाजपा के लोग उनसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं। ये उस विचारधारा के लोग हैं जिस देश के लिए एकदम ज्ञान उन्हें दिया। और इंदिरा गांधी जी जो इस प्रधानमंत्री रहते हुए, देश की सेवा करते हुए शहीद हो गई, आज आप उनके लिए भला बुरा कहते हैं, राजीव गांधी जी के लिए आप ये कहते हैं। तो कब तक आप जो है ये गलत नैरेटिव बना के पेश करते रहे? आपको सत्ता है, आज आप सब स्वीकार रहे हैं इस बात को, आज अपना कीजिए ना। 60-65 लाख करोड़ का कर्जा था देश पे जब आप 14 में सत्ता में आए, आज आपने 1.5 लाख करोड़ का कर्जा पहुंचा दिया इस देश। 80% 60% कर्जा आपने बढ़ा दिया देश। युवा आज परेशान है, महंगाई चरम सीमा पे है, किसान आज बेचारा डीजल खरीदे या खाद खरीदे या बिजली खरीदे, हालत खराब है। यूरिया खरीदे। युवा जो है, जब हम यहाँ कॉलेज खोल रहे हैं, आपकी क्या स्कीम है, आप टीचर भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो काम की बात जनता को करनी पड़ेगी। कांग्रेस की विचारधारा सिर्फ यही है कि सबको साथ में, सबकी बात का पालन। अगर कोई विरोधी है, कोई विपक्ष है, अगर वो उंगली उठाता है तो सुनना चाहिए। कांग्रेस राज्य में कितने आंदोलन हुए, राज्य में जितने भी आंदोलन हुए सबसे वार्ताएं हुई, सब सॉल्यूशन निकाले। उनको जो है देशद्रोही नहीं कहा गया, उनको जो है गलत रास्ते में नहीं बताया गया। अब इनके कैबिनेट मंत्री कह रहे साहब कि भाई जो बेरोजगारों के मुद्दे थे, जो पेपर लीक के मुद्दे थे, तो बहुत बड़ी बात है। क्या मंत्री कह रहे साहब मेरे फोन टैप हो रहे, मेरी सीआईडी हो रही है। आप एक कैबिनेट मंत्री है, ये बात कह रहा है, आप उसकी बात नहीं सुन पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इस सरकार का विजन कोई नहीं है। बड़े बड़े भाषण देना, जनता को उल्टे सीधे मुद्दों में बहका के रखना और जातीय धर्म चीजों में बिजी रखना, ये इनके मुद्दे हैं। उसके विपरीत कांग्रेस की विचारधारा जो है वो शिक्षा की बात होनी चाहिए, आज युवाओं की बात होनी चाहिए। राहुल गांधी जी एक आदर्श जो है पिक्चर पेश करते हैं ये युवाओं के लिए, जब वो बात करते हैं रघुराम राजन से, ताकि देश की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो, हम लोग कैसे रोजगार के अवसर कैसे पैदा कर पाए। जब वो ऑटो वाले से मिलते हैं, ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं, तो इन चीजों का मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा मुद्दा होना चाहिए हमारा। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इन सब चीजों को लेकर आज तक, देश की आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक चलती आई है। बहुत आसान है सस्ती राजनीति करना, बहुत आसान है विभाजन की राजनीति करना, बहुत आसान है धर्म और जाति की राजनीति करना, लेकिन नहीं, चाहे चुनाव जीत पाए या ना जीत पाए, लेकिन राहुल गांधी जी का विजन क्लियर है कि भाई बात होगी तो मुद्दे की बात होगी, देश की बात होगी, देश की एकता और अखंडता की बात होगी, जिस मूल भावना जो संविधान ने हमें दी है उसकी बात होगी। ये सबका एक खूबसूरत एक आशियाना है, इस गुलदस्ते में सारे फूल हैं, किसी एक फूल की बात करके अब इस गुलदस्ते को बिगाड़ना चाहते हैं बीजेपी के लोग, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अब जो है धीरे धीरे इन विचारों को जनता तक पहुंचा रही है और जनता से यही कहती है कि अब आप अपना सोचें। आज अगर आपके जीवन में बदलाव है तो ही क्षेत्र देश के जीवन में बदलाव है। देश हमसे है, देश कोई वस्तु थोड़ी है। आम जनता के जीवन में बदलाव नहीं हो पाएगा, हम लोग जो है खुशी नहीं हो पाएंगे, महंगाई दर कम नहीं हो पाएगी, बेरोजगारी नहीं हट पाएगी, तो फिर क्या देश का निर्माण कर रहे हैं हम लोग? देश को तो कर्जे में डाल रहे हैं। आज जो है बेरोजगार जो है कि इलीगल तरीके से विदेश जा रहे हैं। ये कार्यकाल जो है सबसे ज्यादा लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ी है, पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ी, और अब जो है बेड़ियों में, हथकड़ियों में बांधकर इस देश के लोगों को वापस भेजा जा रहा है। जबकि कोलंबिया जैसे छोटे लोग जो कह रहे कि साहब नहीं, हम लोग स्वयं लेकर आएंगे, पर हम लेकर कैसे आए? मोदी जी ने तो प्लेन भेज दिया, एयरटेल तो भेज दी सरकार ने, इसने सरकार भारत सरकार के पास तो अपने प्लेन ही नहीं है, लाएगा। तो ये हालत है, हमें मुद्दों की बात करनी पड़ेगी, वो लोग उन बेरोजगार युवाओं की बात करनी पड़ेगी जो बेचारे अभी जान की जोखिम डाल के वह विदेश पहुंचा, कितनी परिस्थिति में पहुंचे। हमें उनके लिए देश में अवसर पैदा करने पड़ेंगे। हम विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं और अब मोदी जी वहां गए और हम उनसे एक भी सवाल नहीं पूछ पाए ट्रंप से। भाई इस तरह क्यों आ रहे? वो खुलेआम बयान देते कि भारत के अंदर $21 मिलियन भेजे गए चुनाव को प्रभावित करने के लिए। भारत के अंदर $21 मिलियन भेजे गए चुनावों को प्रभावित करने के लिए, वोटों को टर्न आउट करने के लिए। हमारे देश की एजेंसियां कहां सुन रही है? बड़ी बड़ी गृह मंत्री जी बातें करते हैं कि साहब घुसपैठ के आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं। आप गृह मंत्री है, ऑर्डर आपके हाथ में है, कौन कैसे आ जाएगा? क्या ये पार्टी अभी भी ब्लेम गेम करती रहेगी? क्या अभी भी हम लोग और जिम्मेदार ठहराते रहेंगे? तो निश्चित तौर पर कांग्रेस वो पार्टी है जो आज
युवाओं के सवाल पूछ रही है, आज शिक्षा पे सवाल पूछ रही है, आज इस देश के जो सभ्यता संस्कृति रही है उस पर सवाल पूछ रही है, देश की एकता के लिए बात करती है। हम जनगणना निकाल पा रहे हैं। बहुत से लोग जातिगत जनगणना को बड़े विपरीत रूप से लेते हैं। उनका यही मानना है कि देखो कमजोर वर्ग चाहे कोई भी हो, अब उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो आप कैसे उसके लिए योजना बनाएंगे। अब तो डाटा ही हमारे पास, जनगणना नहीं हो पाई पिछले 5 साल से, चलो कोविड में गए भी 3 साल हो गए, अब तो आप जनगणना कराइए ना, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अहंकार की राजनीति कर रही है, जाति धर्म के नाम पे वोट लेने की राजनीति कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जो है वो आमजन की राजनीति कर रही है। 47 से लेकर आज तक जो है इसी पार्टी ने सभी जाति धर्म वर्ग विशेष सभी के लिए जो है एक धारणा और एक विचारधारा जो है कि विकास की विचारधारा वो बनाई। IIM दी, IITs दी, देश के अंदर जो है आविष्कार हुए, इसरो हुआ। अब जो है इस जो करंट जो सरकार है इसके पास इस देश के लिए कोई विजन नहीं। हम मोदी जी पहले कहते थे कि साहब 2022 में सब मकान पक्के होंगे, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। किसानों की कितनी आय दुगनी है हम सब जानते हैं, और अपनी कोई जिम्मेदारी बात 2024 में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, 2025 में होगी, 2026 में। तो कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ेगा, आम जनता को सोचना पड़ेगा कि आपकी आवाज कौन उठा रहा है। आप उस आवाज को उसमें आवाज बनिए। कांग्रेस पार्टी नगर के अंदर भी और आने वाले वक्त में और क्षेत्रों के अंदर भी अपने बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है उन्हें मजबूत करेगी। आम जनता की जो पीड़ा है, जो आवाज है, उन्हें उठाएगी, और एक विकल्प के रूप में पूरे देश के अंदर जो है मुझे लगता है कि जनता और मुद्दे की राजनीति कांग्रेस। विचार क्रांति के मंच पर आप हमारी खास वार्ता आदरणीय पूर्व विधायक बाजी वली जी के साथ में सुन रहे थे। इसी तरह से अन्य महत्वपूर्ण चर्चाओं को लेकर महत्वपूर्ण शख्सियतों के साथ में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। विचार क्रांति के सारे देखने और सुनने वालों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके जो सवाल ऑनलाइन आए होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी मैं जवाब देने के लिए, और सवाल पूछा करें साहब, तो अच्छी बात है। हम वो लोग नहीं सवालों से भागेंगे, कहीं ना कहीं उससे हमें प्रेरणा मिलती है। विचार क्रांति ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है ताकि हमारे विचार जनता के सामने है। हम लोग विचार तो करें, प्रचार पर ध्यान न दें, अपने विचारों पर ध्यान दें कि और हर मुद्दे का जो विचार के तहत जो कोई सोल्यूशन हो उस पर हम लोग ध्यान दें, चाहे वो सोल्यूशन बाजी बली से या कोई और दे, उसके लिए होना चाहिए। विचार क्रांति के सभी सुनने वालों को हमें जोड़ने के लिए मुकेश जी आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।